हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने सीडीपी पढ़ ली थी पहले, तो अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें जो पार्ट था, जो आधी जो सीडीपी का जो टॉपिक थे वो हम लोगों ने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचे हुए हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो मैराथन है हमारी 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी सीडीपी का रिवीजन। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जो टेलीग्राम है उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें जिससे कि आप लोगों को वहाँ पे ईबीएस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ईबीएस जो सब्जेक्ट है उसके जो नोट्स हैं उनका भी पीडीएफ है वहाँ पे, तो आप लोगों को टेलीग्राम से ये पीडीएफ मिलेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो हम अपनी जो सेशन है, ये जो क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें है नीड या मोटिवेशन साइकिल। तो नीड और मोटिवेशन साइकिल और नीड ऑफ हायरार्की मॉडल 2 के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, कि नीड और मोटिवेशन। नीड क्या है, मोटिवेशन। जब तक नीड नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको नीड या मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं। इसमें 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। जैसे नीड है, ड्राइव है, अराउजल है, गोल डायरेक्टेड है, अचीवमेंट है और रिडक्शन ऑफ अराउजल है, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल है। तो नीड पहले, सबसे पहले क्या आएगी? नीड आएगी। सबसे पहले नीड आएगी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, तभी तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो प्रोसेस होगी, मतलब ड्राइव का मतलब चलाना, मतलब उस प्रोसेस को करना, वो आवश्यकता हमारी कैसे पूरी होगी, वो प्रोसेस करना। फिर अराउजल है उत्तेजना। फिर उत्तेजना आएगी कि मुझे ये पूरा करना है। फिर उसके बाद में है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य निर्देशित। फिर हमारा लक्ष्य जो है वो निर्देशित होगा कि अब हमें इस चीज़ को पाना ही है, मेरा ये लक्ष्य है, जो हमारी ये जो आवश्यकता है इसको पाना। फिर अचीवमेंट होगी, वो प्राप्ति होगी, मुझे जो चीज़ की आवश्यकता थी वो प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी उत्तेजना जो थी, जो पाने की जो उत्तेजना थी वो शांत हो जाएगी क्योंकि वो मुझे अचीवमेंट हो चुकी है। फिर उसके बाद में ऐसी ही साइकिल चलती रहती है। फिर कोई न्यू नीड आएगी, फिर ड्राइव करेंगे, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड होगा, अचीवमेंट होगा और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा। तो ऐसे ही सर्कल में ये चलती रहती है, तो इसलिए इसको मोटिवेशन साइकिल या नीड साइकिल बोलते हैं। तो इसको मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं। इसमें स्टेप होते हैं, वो 6 स्टेप होते हैं। तो और इसमें 6 स्टेप होते हैं। अब इसको जो है इस सीरियल से ही याद रखना है हमें। जो ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, इसको ऐसे ही याद रखना है कि नीड के बाद ड्राइव आता है। तो इसका हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं जिससे मुझे आसानी रहेगी, जिससे हम लोग को आसानी रहेगी कि ये जो इसका जो सीरियल है वो ना भूलें। तो फर्स्ट लेटर में इसमें पहले एन, नीड आती है पहले, फिर ड्राइव आता है डी, फिर ए से अराउजल आता है, फिर जी से गोल डायरेक्टेड आता है, फिर ए से अचीवमेंट आता है और फिर आर रिडक्शन ऑफ अराउजल आता है। तो ये हो गया एनडीए गार। तो एनडीए गार से हम याद रखेंगे एनडीए जीएआर, इससे हम याद रखेंगे कि ये जो इसका सीरियल है ये हम लोगों को याद बना रहेगा। और कहा भी गया है कि जब नीड होती है तभी मोटिवेशन आता है। किसी चीज़ की नीड नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमें जॉब चाहिए होती है, जॉब की नीड होती है, पैसों की नीड होती है, जॉब की नीड होती है, तो इसीलिए हमें मोटिवेशन आता है जो हम पढ़ते हैं। फिर ये हो गया, ये मोटिवेशन साइकिल की बात है। उसके बाद में नीड ऑफ हायरार्की मॉडल, यानी जो नीड ऑफ हायरार्की मॉडल है ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसमें 5 स्टेप बताए हुए हैं। अब्राहम मैस्लो ने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानी है वो फिजिकल नीड मानी है। फूड है, वाटर है, ये सब इन्होंने फिजिकल नीड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी है कि सबसे पहले खाना पानी चाहिए, उसके बाद में सब कुछ होता है। तो इसमें फिजिकल नीड, फिर सेफ्टी है, लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है।
तो पहले फिजिकल नीड्स की आवश्यकता होगी, फूड एंड वाटर की। उसके बाद में सेफ्टी मतलब सुरक्षा। जब खाना मिल गया तो अब हमें सुरक्षा भी चाहिए होगी, सोने के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए होगी, तो घर की हम सोचेंगे तो हमें घर चाहिए। फिर जब घर मिल गया तो अब हमें मतलब घर परिवार चाहिए, संबंधी चाहिए, तो लव एंड बिलोंगिंग आएगा। फिर प्रेम व संबंधी, यानी कि अब हमें रिश्तेदार और संबंधी भी चाहिए। फिर उसके बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जब हमें संबंधी मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, सबके साथ हो गए, अब हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जो आत्मसम्मान है वो चाहिए। फिर उसके बाद में जब सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, उसके बाद में सबसे हाईएस्ट स्टेज जो होती है, जहाँ जहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँचते हैं या सभी लोगों को इतनी नीड नहीं होती, सबसे मोस्ट जो नीड है वो फिजिकल नीड। फिर इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, आत्मसिद्धि। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टेज बोली जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है फिजिकल नीड। अब्राहम मैस्लो ने कहा है सबसे पहले खाना और पानी चाहिए होता है। तो ये हमारी अब्राहम मैस्लो की ये आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है या नीड ऑफ हायरार्की मॉडल कहते हैं। तो ये इसका है। फिर इसके बाद में अब है उसके बाद ये TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मीन्स शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से ही पता चल रहा है कि जो हमारे शिक्षण में सिखाने के लिए बच्चों को शिक्षण में, जैसे बच्चों को शिक्षण देते हैं तो सिखाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग होता है वो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। तो TLM जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार हैं: श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसमें एक तो आता है जो श्रव्य सामग्री में जिससे हम सिर्फ सुनते हैं, श्रव्य सामग्री में वो आता है जिससे हम सिर्फ सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर है या रेडियो है, इनसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, इनसे देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या होती हैं? श्रव्य सहायक सामग्री। फिर है दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री में हमारा एक ये व्हाइट बोर्ड आता है, ब्लैक बोर्ड आता है, चार्ट आता है, मॉडल आता है कि इससे सिर्फ हम देख सकते हैं, इसको सुन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया? दृश्य सहायक सामग्री। फिर है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे आप लोग ये जो वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो ये हमारे TLM के 3 प्रकार ये हैं। उसके बाद में है परिक्षेपण के आधार पर जो सामग्री है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, शिक्षण अधिगम सामग्री की बात कही गई है, इसमें सिर्फ हमने इतना लिखा है परिक्षेपण के आधार पर सामग्री। तो परिक्षेपण के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री 2 प्रकार होते हैं इसके आधार पर, दूसरी अप्रक्षेपी सामग्री। तो प्रक्षेपी सामग्री में वो होता है, इसमें मशीनों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। मशीन का मतलब ये कंप्यूटर है, एक मशीन है, मोबाइल है, एक मशीन है, इसमें मशीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। अप्रक्षेपी सामग्री में आता है कि इसमें मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद में ये हमारे जो है TLM है, लेकिन इसके बाद में कुछ ये अलग से जो TLM दिए गए हैं। ग्राफिक्स चित्र क्या होता है? कॉमिक्स, कार्टून जो बुक होती हैं वो क्या होते हैं? वो ग्राफिक्स चित्र होते हैं। फिर डिस्प्ले सामग्री क्या होती है? ये ब्लैक बोर्ड है, फ्लैनन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये क्या है? डिस्प्ले सामग्री है। त्रिआयामी सामग्री क्या है? मॉडल, चार्ट पेपर, ये सब क्या है? त्रिआयामी सामग्री है। फिर प्रक्रिया सामग्री। प्रक्रिया सामग्री में क्षेत्र भ्रमण, अभिनय आता है, यानी प्रक्रिया सामग्री को वो करके सीखना, जो एक हमारा जो एक सहायक सामग्री है, इसमें नहीं दी गई है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो करके सीखना भी एक सहायक सामग्री है हमारी। तो इसमें प्रक्रिया सामग्री वही दी गई है, क्षेत्र भ्रमण, अभिनय करके हम खुद से सीखें। तो ये हमारा TLM के बारे में है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद अब इसमें है जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदान का अर्थ है मूल कारण व रोग का निर्णय। तो इसमें जो निदानात्मक शिक्षण है, तो निदान का अर्थ क्या होता है? किसी मूल कारण का पता लगाना या रोग का निर्णय करना। रोग के निर्णय से मतलब है जिस प्रकार से डॉक्टर जो है पहले ये पता करता है कि रोग क्या है,
तो वैसे ही इसमें है कि पहले निदान किया जाता है कि ये जो अधगम संबंधी जो कठिनाई है उसका मूल कारण क्या है, उसका क्या कारण है जिससे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, पहले उसका निदान किया जाता है। तो निदान का अर्थ है मूल कारण व रोग का निर्णय। तो पहले मूल कारण का पता करते हैं, निदान के द्वारा निदान करते हैं। तो निदान में सभी प्रकार की कठिनाई, रुचि, कुशलता या मंदता या उनकी आवश्यकता, सभी का निदान किया जाता है। जो निदान में निदानात्मक शिक्षण है, तो निदान में सभी प्रकार की कठिनाइयों का निदान करना होता है, करते हैं। फिर उसके बाद में है, तो ये निदान हो गया कि सब निदान क्या होता है, मूल कारण और रोग का निर्णय करना। तो ये निदान हो गया, सभी प्रकार की उसकी घटनाओं के बारे में पहले पता करना। फिर उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण, इसमें एक निदान के बाद उपचार किया जाता है। पहले निदान होगा, जब हमें कारण का पता चल गया, रोग का पता चल गया, तो फिर उसके बाद में जिस प्रकार डॉक्टर दवाई देता है उसी प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण है। निदान के बाद उपचार किया जाता है। अधगम संबंधी दोष दूर होते हैं। अगर उसमें निदान में निकला कि उसे जब अधगम संबंधी जो दोष थे निदान में पता चला क्यों है, तो उपचार किया जाएगा तो वो दोष दूर हो जाएगा। और उनके जो बुरे व्यवहार है यानी जो दोषपूर्ण आदतें हैं उनको सुधार कर उत्तम व्यवहार प्रदान किया जाएगा और अपने विचार व्यक्त करने की उनमें योग्यता आएगी। तो ये निदान और उपचार था। फिर उसके बाद में ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है, यूकम और सिम्पसन ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। और स्किनर कहते हैं कि निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद में है ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मीन्स एकीकृत शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या सक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान कक्षा में शिक्षा दी जाती है। यानी जो शारीरिक रूप से बाधित हैं या असक्षम बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तो इंटीग्रेटेड शिक्षा का मतलब ही है एकीकृत शिक्षा, यानी कि जो बच्चे जिन्हें शारीरिक कोई प्रॉब्लम है या उन्हें कोई मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत है या उन्हें कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, उन्हें शरीर में दिक्कत हो या अधगम संबंधी प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग क्लास में बैठाकर पढ़ाया जाए, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाए। ये एकीकृत शिक्षा है। अब है दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत दो है, एक है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल स्रोत पदोन्मुखी हिंदी में कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास। लेकिन इनके नाम आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करें, अगर ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो आप इंग्लिश में एक बार देख लें फिर उसको सॉल्व करें। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल है ये हेड टू टो जाता है, यानी सिर से पैर की तरफ जाता है। पहले बच्चा अपने सिर को, पहले उसका तो सर भी नहीं संभलता है, फिर वो सर को संभालना सीखता है, उसके बाद में चलना या खड़ा होना सीखता है। फिर आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, ये सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से बाहर का विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर ये हमारे हाथ पैर ये सब इनका विकास होता है, मजबूत होता है। तो ये सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल है। अब इसके बाद में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं वो दी गई हैं। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो दी गई हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस आधार पर होती हैं? इंटेलिजेंस के आधार पर भी होती हैं, इंटरेस्ट के आधार पर होती है, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड ETC के आधार पर होती हैं। यानी सभी का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है और उनका जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है वो भी अलग अलग होता है। तो इन सभी तरीक़ों से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो उनके आधार पर होती हैं। फिर उसके बाद में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 2 टाइप हैं, एक तो इनहेरिटेड होती है, दूसरी एक्वायर्ड होती है। तो इनहेरिटेड का मतलब है जो हेरिडिटी से मिलती है। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ तो हमें हेरिडिटी से मिलती हैं और कुछ एक्वायर्ड की जाती हैं। तो जो हेरिडिटेड होती हैं, जो हेरिडिटी से मिलती हैं, वो फिजिकल है, मेंटल है और टेम्परामेंटल है। फिजिकल जो है शारीरिक, जैसे बालों का रंग, स्किन का कलर या कोई नेचर, ये सब। और मेंटल क्या होता है? मेंटल मतलब मानसिक स्थिति पर, कि अगर किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसका कभी कभी जो आनुवंशिक गुण भी आ जाता है कि उसका जो उसकी संतान है उसका भी ना लगना। फिर उसका बाद टेम्परामेंटल होता है, गुस्से से रिलेटेड होता है। जैसे परिवार में किसी को गुस्सा आता है तो उसके गुण आ जाना, हमें भी गुस्सा आना। तो ये जो है ये हेरिटेड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये हेरिटेड है, फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। उसके बाद में है कि एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करना। तो इसमें सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक, एजुकेशनल मतलब शिक्षा से, और इमोशनल क्या है? सांवेगिक। तो इसमें एक्वायर्ड किया जाता है। ये जो एक्वायर्ड जो डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एक्वायर्ड हैं, वो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल है। सोशल और कल्चर का आईक्यू पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि समाज और संस्कृति का हमारी आईक्यू पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। उसके बाद में है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सांवेगिक बुद्धि, जो सॉल्वे और जो मनोवैज्ञानिक हैं सॉल्वे और मेयर, इन्होंने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि सॉल्वे और मेयर ने दी है। इसमें क्या है कि जो सोशल स्किल्स है, मतलब कि सांवेगिक बुद्धि में ये सभी गुण आते हैं। ये जो 5 गुण दिए गए हैं, ये जो 5 हैं, ये सांवेगिक बुद्धि में आते हैं। जिसके पास सांवेगिक बुद्धि है तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उनके पास ये गुण आते हैं कि कब किस तरीके से हमें संवेगों को कहाँ व्यक्त करना है। जिन्हें हंसने वाली जगह पे रोना, रोने वाली जगह पे हंसना, ऐसा नहीं है। इसको मतलब कि कहाँ पर कैसे यूज करना, ये चीज़ इनमें होती है, तो सांवेगिक बुद्धि होती है। जैसे सोशल स्किल्स हैं, सामाजिक कौशल होंगे, ये गुण होंगे। सेल्फ रेगुलेशन होगा, स्वनियमन होगा, और सेल्फ रेगुलेशन को ही स्वनियमन बोलते हैं। मोटिवेशन और प्रेरणा होगा। सेल्फ अवेयरनेस होगी, आत्म जागरूकता होगी। इम्पैथी, सहानुभूति होगी दूसरों के प्रति, यानी दूसरे को दर्द को समझना, कष्ट को समझना, उनमें ये होगा। आत्म जागरूकता होगी, खुद से करने की क्षमता होगी, स्वयं में जागरूकता होगी। स्वनियमन होगा, यानी कि स्वयं के द्वारा नियमन करना। मोटिवेशन और प्रेरणा है। और सोशल स्किल्स होंगे, यानी सामाजिक कौशल होंगे, समाज में खुद को अच्छे से व्यक्त कर पाना, ये गुण इनमें होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है। फिर संज्ञान व संवेग इंटर रिलेटेड होते हैं। कहा गया है जो संज्ञान है और संवेग है, ये क्या है? इंटर रिलेटेड है। यानी जैसे कि संज्ञान और संवेग कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम हॉल में हम लोग गए, अगर हमारे अंदर डर है तो कुछ हद तक हम कभी कभी थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, भले ही हमें थोड़ी देर बाद याद आ जाए, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं डर की वजह से। तो संवेग डर हो गया, और जो संज्ञान है दिमाग में जो था उसको भूल गए। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। फिर है नोट है कि जिजोंग ने कहा है संज्ञान व संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये जो इन्होंने जिजोंग के अनुसार, जिजोंग कहते हैं अगर वैसे पूछा जाए तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। लेकिन अगर जिजोंग के अनुसार पूछा जाए तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब है ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द बेसिस ऑफ आईक्यू, यानी आईक्यू का वर्गीकरण, व्यक्ति मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द मतलब व्यक्ति के आईक्यू के आधार पर जो व्यक्तियों का वर्गीकरण है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉन्सेप्ट किसने क्या दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू जो है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। सन 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। जो कॉन्सेप्ट ये है IQ इक्वल टू MA/CA × 100। तो MA से है मेंटल एज और CA से है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो हमारी वास्तविक आयु होती है वो, मेंटल एज मानसिक आयु। क्रोनोलॉजिकल एज और × 100। तो ये जो
कॉन्सेप्ट है ये विलियम स्टर्न ने दिया है। उसके बाद में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था वो 1905 में बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था। बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है? बिने व थियोडोर साइमन ने। उसके बाद मेंटल एज के बारे में 1908 में अल्फ्रेड बिने ने बताया। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। इसकी जो टेबल है हम इसके बाद में देखेंगे, जो वर्गीकरण किया गया व्यक्तियों का आईक्यू के आधार पर, वो टेबल बनाएंगे बाद में। इसके बाद में देखते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और बुद्धि एक दूसरे के सकारात्मक संबंध रखते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस सकारात्मक संबंध रखते हैं। ये जो क्रिएटिव और इंटेलिजेंस लोग होते हैं उनके लिए कुछ ये बताए गए, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये गुण पाए जाते हैं। एफ यानी FFOE, फफोई है ये, FFOE ऐसे में याद रख सकते हैं। एफ से फ्लुएंसी यानी प्रभावपूर्ण होना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ें या उसे एक तरीके से पढ़ें। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें लचीलापन हो। ओ ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता हो, झूठ का नहीं है, कुछ भी वास्तविकता होनी चाहिए हर एक चीज़ में। ई है इलेबोरेट, विस्तार करना। तो ये बताया गया जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस होता है, जिसमें जो क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये गुण होते हैं फफोई। उसके बाद में टर्मन ने 1920 में पाया कि जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस व्यक्ति क्रिएटिव हो। जैसे कि पहले कहा गया था कि जो क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, दोनों सकारात्मक संबंध रखते हैं, लेकिन फिर 1920 में टर्मन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट हो वो क्रिएटिव भी हो, यानी जो बुद्धिमान है वो नई नई चीज़ों की खोज या नई नई चीज़ों से बनाना या सीखना कर सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में हम जो आईक्यू की जो चार्ट है, जो टेबल है, वो पढ़ेंगे। अब है उसके बाद में आईक्यू चार्ट। क्या है आईक्यू चार्ट? तो आईक्यू चार्ट में 140 प्लस जिसका आईक्यू होगा वो जीनियस यानी प्रतिभाशाली होते हैं, और जिनका 120 से 140 होगा वो वेरी सुपीरियर यानी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और जिसका 110 और 120 होता है, 110 से 120 वो सुपीरियर और श्रेष्ठ होते हैं। फिर जिसका 90 से 110 होता है वो नॉर्मल यानी एवरेज औसत में आते हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं तो 90 से 110 यानी नॉर्मल एवरेज औसत में आते हैं। फिर 80 से 90 जैसे डलनेस में आएंगे, मंदता होती है उनमें। 70-80 जिसका 70 से 80 है आईक्यू वो बॉर्डर लाइन में आएंगे, सीमित बुद्धि होती है। फिर है बिलो 70 यानी कि 70 से जो नीचे हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होंगे, यानी कि जो उन्हें कोई मानसिक विकार या कुछ विकार से वो ग्रसित होंगे, बिलो 70। तो ये आईक्यू का चार्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन है प्यूपल का, आईक्यू के आधार पर प्यूपल का क्लासिफिकेशन चार्ट है ये। उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन एंड अभिसारी चिंतन। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, जैसे ऐसे लिखने को आएगा, उसको हम अपने मन से लिखेंगे ना, ऐसे जो हमारे मन में विचार आएगा, अपने खुले विचारों से हम उसमें लिख पाएंगे, या कोई स्टोरी लिखना। और इसमें क्या ब्रॉड थिंकिंग होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ओपन एंडेड यानी खुले विचार। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अभिसारी चिंतन है, MCQs क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। MCQs जैसे कि इसमें विकल्प 4 दिए गए हैं, उनमें से हमें एक ही चुनना है, अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। उसके बाद में हम समझ लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें माना जाता है कि बच्चे जिज्ञासु, सीखने की क्षमता, इसमें माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में यह माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी जो जन्मजात क्षमता के साथ आते हैं कि वो जिज्ञासु हैं, और सीखने की क्षमता उनमें जन्मजात होती है, उन्हें सिर्फ निखारना पड़ता है। उनमें सीखने की क्षमता बचपन से होती है, जन्मजात होती है, शिक्षक सिर्फ उन्हें निखारता है। उसके बाद में इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा में जो कार्य किया जाता है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग किया जाता है, और उन्हें एक्टिविटी के आधार पर सिखाया जाए, करके सिखाया जाए, वो स्वयं से करके सीखे, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। और बच्चे एक्टिव हों, पूरे उसमें पेडागोजी में ही बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, वो निष्क्रिय होने चाहिए, निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे टॉपिक है। इसके बाद ये जो बुद्धि है, बहुबुद्धि
सिद्धांत जो है हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं और हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो इनकी जो 8 प्रकार की बुद्धि है वो इस प्रकार है। जैसे भाषाई बुद्धि, जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो भाषाई बुद्धि क्या होता है? जैसे कि जो लोग लेक्चर देने में अच्छे होते हैं, जैसे हमारे पीएम मोदी जी हैं तो लेक्चर देते हैं वो, और जो लोग रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं तो ये लोग भाषाई बुद्धि में आते हैं। पढ़ने में, किसी चीज़ को पढ़ने में, बोलने में फ्लुएंटली अच्छे होते हैं तो वो क्या होते हैं? भाषाई बुद्धि में आते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर है तर्कपूर्ण या गणितीय बुद्धि। तो तर्कपूर्ण और गणितीय बुद्धि वाले लोग किसी चीज़ को तर्क करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और मैथ में, इन सब में अच्छे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तर्कपूर्ण या गणितीय बुद्धि जिसको कहते हैं। फिर है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो स्थानिक बुद्धि में एक हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं, वो स्थान को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, कौन सी जगह कौन सी कहाँ पर रखना है। और स्थानिक बुद्धि कुछ हमारे नॉर्मल लोगों में भी होती है। कोई जो हमारा घर का सामान है अच्छे से सेट कर लेता है, तो वो सब क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। पायलट भी हमारे स्थानिक बुद्धि में आता है, क्योंकि प्लेन को चलाने में उसको स्थान का सबका ज्ञान होता है, तो ये स्थानिक बुद्धि है। फिर संगीतीय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो संगीतीय बुद्धि में सब कुछ आता है, म्यूजिक को क्रिएट करना या उसे सिंगिंग करना या उसको कुछ नए तरीके से बनाना, तो ये सब क्या होते हैं? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि। फिर है शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कॉर्पोरल इंटेलिजेंस। अब शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि उनमें होती है जो जैसे डांस करते हैं और बॉडी को क्रिएटिव तरीके से यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। वो डांस जब करते हैं तो कहीं से भी बॉडी को उस क्रिएटिव तरीके से यूज़ करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? शारीरिक बुद्धि होती है, इनकी ऐसी शारीरिक बुद्धि होती है। फिर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी हिंदी के नेम कभी कभी अलग दो तरीके से लिख के आ जाते हैं। तो इसका इंग्लिश जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है? इसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मतलब जो लोग दूसरों की बात को समझ लेते हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दूसरों की बात को समझना, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशल वर्कर हैं या पॉलिटिक्स में जो नेता लीडर होते हैं वो, तो ये क्या होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फिर है नंबर 7 अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको इंग्लिश में याद रखें, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है? स्वयं को समझना। इंट्रापर्सनल स्वयं को समझना। फिर है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। और प्राकृतिक बुद्धि में हमारे किसान हैं या जिन्हें पेड़ पौधों से लगाव होता है, उनकी देखभाल करते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि में आते हैं। इसके बाद में ये है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके बाद हम त्रिबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था, हम त्रिबुद्धि का सिद्धांत है। त्रिबुद्धि का जो सिद्धांत है वो विलियम स्टर्न ने दिया है। किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है और त्रिबुद्धि का सिद्धांत विलियम स्टर्न ने दिया है। तो इनकी त्रिबुद्धि, इन्होंने 3 बुद्धि कौन कौन सी बताई हैं? एक तो है एक्सपेरिमेंटल यानी न्यू आइडिया आना, एक्सपेरिमेंट करना, फिर न्यू आइडिया आना, एक बुद्धि ये है। फिर दूसरी है कंपोनेंशियल यानी एनालिटिकल, विश्लेषण करना। और इसमें जो कंपोनेंशियल जो बुद्धि है, इसमें मेटा कंपोनेंट्स आते हैं। ये क्वेश्चन कभी बार पूछा भी गया है कि मेटा कंपोनेंट्स कहाँ पर आते हैं, तो कंपोनेंशियल यानी एनालिटिकल में आते हैं। फिर है इनकी बुद्धि कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल। कॉन्टेक्चुअल जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या होता है? जैसे कोई चीज़ रेडियो है या टीवी है, इसको कुछ लोगों की आदत होती है कि उसको अगर ख़राब हो गया उसको सुधारना या नई चीज़ को उसमें देखना क्या है, तो ये कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल में आता है। तो ये विलियम स्टर्न ने त्रिबुद्धि में 3 ये बुद्धियाँ दी हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंपोनेंशियल और कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद में है बहुकारक बुद्धि, थॉर्नडाइक ने दी है। एक कारक बुद्धि बेने टर्मन स्टर्न ने दी है। द्विकारक बुद्धि स्पीयरमैन ने दी है। तो ये बुद्धि के बारे में है। फिर उसके बाद समूह कारक बुद्धि है उधर, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। त्रिबुद्धि का सिद्धांत 3 बुद्धियाँ हैं ये। फिर है समूह कारक सिद्धांत जो लुईस थर्स्टन ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत जो किसने दिया है? लुईस थर्स्टन ने दिया है। तो इन्होंने ये बुद्धि बताई है SPNV
WMR, यानी एस से ऐसे हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, SPNB WMR, SPNB WMR। तो इसको स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी का मतलब होता है कोई एक स्पेशल योग्यता होना, किसी एक कोई स्पेशल चीज़ में बहुत ही अच्छा होना, तो स्पेशल एबिलिटी है। फिर है पी से परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी में होता है सेंस से काम करना, खुद के सेंस के द्वारा काम करना, तो इसमें क्या होता है परसेप्चुअल एबिलिटी। फिर होता है एन से नंबर एबिलिटी। नंबर एबिलिटी का मतलब है नंबर्स में, मैथ में, इसमें अच्छा होना। फिर है वर्बल एबिलिटी, यानी कि दूसरों की जो बात है उसको समझने में माहिर होना, किसी की बात को समझने में माहिर होना वर्बल एबिलिटी है। फिर W से वर्ड फ्लुएंसी है। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है जैसे हम कोई बात कह रहे हैं को उसको अच्छे से बोल पाएँ, अपनी बात के द्वारा किसी को अट्रैक्ट कर पाएँ, उस तरीके से बात को बोल पाएँ, तो वर्ड फ्लुएंसी है। फिर M से मेमोरी एबिलिटी, तो मेमोरी एबिलिटी IQ से रिलेटेड है। और रीजनिंग है तर्क क्षमता होना, तर्क विचार करने की क्षमता होना, रीजनिंग एबिलिटी। तो ये समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया, उन्होंने ये बुद्धि बताई है। इसको आप SPNB WMR से याद करें और फिर उनके फुल नेम आपको याद रहेंगे। फिर ये है रेंजुएली ने, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये एक टॉपिक हमारा पीछे रह गया था। रेंजुएली ने 3 रिंग मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल दिया है? 3 रिंग मॉडल। इसमें रेंजुएली ने हमेशा ये नहीं 3 ट्रायंगल या कुछ भी दे दे, नहीं, 3 रिंग मॉडल दिया है। इसमें कौन कौन से मॉडल में क्या है? एवरेज एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, टास्क कमिटमेंट है। तो इसमें जो ये जिन्होंने 3 रिंग मॉडल जो दिया है, इसमें है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके ये 3 गुण बताए हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन के ये 3 गुण बताए हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये जो 3 रिंग मॉडल है, ये 3 गुण हैं, किसके हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो इनमें एवरेज एबिलिटी होती है, यानी योग्यता होती है एक किसी कार्य को करने की। क्रिएटिविटी होती है, इनमें क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ें करने में रचनात्मक होते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। और इनमें टास्क कमिटमेंट का मतलब है, टास्क कमिटमेंट यानी किसी काम को पूरा करने का इनके अंदर जुनून होता है कि वो काम पूरा करेंगे, तो ये टास्क कमिटमेंट हो गया। तो ये रेंजुएली का 3 रिंग मॉडल है। इसके बाद में अब है उसके बाद में सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत, जो स्वप्न विश्लेषण विधि है, इसका सिद्धांत भी दिया है। स्वप्न विश्लेषण विधि का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने व्यक्तित्व विभाजन के 3 स्तर बताए हैं। सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं व्यक्तित्व विभाजन के 3 स्तर हैं। इदम, अहम, पराहम। इदम इद, अहम ईगो, पराहम सुपर ईगो, इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो इदम क्या है? इदम सुखवादी है और अचेतन है, जो हमारे चेतन में नहीं है, अचेतन है। मतलब ये सुखवादी है, अचेतन है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका क्या होगा। तो ये अचेतन है और सुखवादी है, यानी जो अतृप्त इच्छा, मारकाट है, वो इसमें आती है इदम में। फिर है अहम। अहम है आंशिक चेतन और आंशिक अचेतन। ये आधा चेतन में है और आधा अचेतन में है। इसमें वास्तविकतावादी और तार्किक क्षमता आती है। इसमें वास्तविकता होती है, जो वास्तव में है वो इसमें होता है, अहम ईगो है। फिर है परा अहम, जो चेतन है और आदर्शवादी है। ये चेतन है, पूरी तरह से चेतन में है और आदर्शवादी है, सुपर ईगो। इसमें जो बताया गया है, इसका पिता का मतलब जो है कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर है, पुलिस कोर्ट आदि इसमें जो पराअहम है इसमें आता है। इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं। पराअहम में चेतन और आदर्शवादी है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो इदम है, इसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं देखते, तो ये अचेतन है और सुखवादी है। तो ये हमारा व्यक्तित्व विभाजन है। 3 स्तर हैं जो सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। उसके बाद में सिगमंड फ्रायड ने ही विस्मृति का सिद्धांत भी दिया है। जो विस्मृति का सिद्धांत है वो भी सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो विस्मृति के सिद्धांत में क्या होता है? ऐसी दुखद घटनाएं जो कि हम जबरदस्ती भूलना चाहते हैं, जो हमारे संज्ञान से ना निकले, फिर भी हम उनको भूलना चाहे, यही विस्मृति का सिद्धांत है। वैसे नॉर्मली ये ज़्यादातर ये व्यक्तित्व विभाजन ही पूछा जाता है, ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन ये फ्रायड ने बताया है, कभी पूछते तो इस वजह से बताया है। फिर चेतना का विभाजन के 3 स्तर हैं। चेतना के विभाजन के भी 3 स्तर हैं, ये भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है।
चेतन है, अर्धचेतन है, अवचेतन है या चेतन है। तो चेतन क्या होता है? चेतन वो है जो हमारे जो मौजूद इस टाइम जो वर्तमान में जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो चेतन है। और अर्धचेतन और अवचेतन क्या है? कुछ समय के लिए याद ना रहे। जैसे कोई चीज़ हम कहीं पे रख देते हैं, फिर अचानक भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद याद करने पर याद आ जाता है, तो वो अर्धचेतन अवचेतन है। फिर है अचेतन। अचेतन क्या है? ऐसा अनजाना डर जिसका कारण हमारे चेतन में ना हो। ऐसा अनजाना डर से मतलब है कभी कभी हमें जैसे सपने भी आते हैं, तो ऐसे सपने आते हैं कि जैसे कि हमें पता नहीं होता ये हमसे रिलेटेड है या नहीं है। तो ऐसा कोई डर या कुछ भी कि जो हमारे चेतन में ना हो, जो हमें याद ना हो, वो है अचेतन। अब फ्राइड द्वारा ही व्यक्तित्व व्यवहार की दो मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। फ्राइड ने ही दो मूल प्रवृत्तियां दी हैं व्यक्तित्व व्यवहार की। वो है, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहते हैं, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थैनाटोस कहते हैं। तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति है इरोस, इसमें निर्माणात्मक कार्य होते हैं, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है थैनाटोस, इसमें विध्वंसक कार्य होते हैं। तो ये फ्राइड के बारे में था। इसके बाद में हमारे जो वो दिए गए हैं, ये मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं जो मैकडूगल ने दी हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग हैं इसके बताए हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन में देते हैं कौन मूल प्रवृत्ति और कौन संवेग है। तो पलायन का भय है, निवृत्ति का घृणा, युत्सा का क्रोध, पुत्र कामना प्रेम वात्सल है, सामूहिकता का एकाकीपन, काम प्रवृत्ति का कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य, दीनता का आत्महीनता, आत्मगौरव का आत्माभिमान, रचनाकृति है, और हास्य का संवेग मनोविनोद है, भोजनान्वेषण का भूख है, संग्रह का अधिकार, और शरणागत का करुणा है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे पलायन, भय, कुछ चीज़ें हम इनको जैसे पुत्र कामना, तो सामूहिकता मतलब सामूहिक, इसमें एकाकीपन हो जाएगा। तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो आप लोग इनको याद रखना, ये मूल प्रवृत्ति और संवेग हैं। इसके बाद में हम अधगम के बारे में पढ़ेंगे। अधगम आकलन के बारे में है कि जो अधगम के लिए आकलन है वो क्या है। जो अधगम के लिए आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधगम के लिए आकलन, इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आकलन होता है। यानी जब सीख रहे हैं, जब सिखा रहे हैं, तो उसी समय आकलन करना। जैसे आपको हम ये सिखाएं, उसके बाद तुरंत प्रश्न पूछ लेना, तो ये सीखने के साथ ही आकलन करना, या कुछ भी पूछ लेना। तो ये क्या अधगम के लिए आकलन। इसमें टीचर और स्टूडेंट का ही रोल होता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, और एक्टिविटी आधारित होता है। तो ये हो गया अधगम के लिए आकलन। अब है अधगम के रूप में आकलन। इसमें जो बच्चा है वो स्वयं या उसके मित्र के द्वारा आकलन किया जाता है। जैसे कि वो कुछ खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो अपने मित्र से कहेगा मुझसे ये पूछ लो, या वो स्वयं से कहेगा कि ऐसे करके देखेगा कि स्वयं से पूछेगा कि मुझे आता है या नहीं है। तो वो स्वयं या अपने मित्र के द्वारा आकलन जो होता है वो अधगम के रूप में आकलन है, एक सीखने के रूप में आकलन है। फिर है अधगम का आकलन। तो अधगम का आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधगम का आकलन है टीचर एंड पेरेंट्स रोल। यानी टीचर का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें पेरेंट्स और टीचर का ही रोल होता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का रोल है, वो अधगम का आकलन है। अधगम का आकलन किया जा रहा है कि सीखने का कैसा आकलन है, इसमें कैसा सीखा है। फिर अधगम में आकलन। तो अधगम में आकलन जो होता है वो सीखने के साथ आकलन होता है। तो ये भी सीखने के साथ आकलन है कि सीखने के साथ साथ आकलन करना। अब इसके बाद में हम वक्र पढ़ेंगे। ये वक्र है, अधगम के वक्र है। ये 4 प्रकार के वक्र हैं। तो पहला है सरल वक्र। तो सरल वक्र में क्या होता है, इसमें जो सीखने की गति है सदैव समान रहती है। मानव के लिए ये संभव वक्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमेशा एकदम समान नहीं सीख सकता है। कभी धीमे सीखता है तो कभी तेज सीखता है। तो ये सरल वक्र मानव के लिए संभव वक्र नहीं है, क्योंकि इसमें सीखने की गति समान चलती है। फिर है दूसरा वक्र। इसके बहुत सारे नाम हैं, नतोदल, उत्तल, धनात्मक या बढ़ते निष्पादन वक्र। इस वक्र में प्रारंभ में जो सीखने की गति है धीमी होती है और बाद में ये बढ़ती चली जाती है। तो ये इस प्रकार का वक्र बनता है। कभी कभी वक्र बनाकर और फिर पूछ लेते हैं ये किस प्रकार का वक्र है। तो इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाती है। फिर 3rd नंबर है उन्नतोदल या अवतल या ऋणात्मक या घटते निष्पादन वक्र। इस वक्र को वक्र का पठार भी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तेज,
प्रारंभ में जो सीखने की गति है तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। तो इसमें ये पठार बनता है ये, इसलिए इसको वक्र का पठार भी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उन्नतोदल या अवतल जो वक्र है उसको वक्र का पठार कहते हैं, या वक्र का पठार किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, पहले सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है, इसमें पठार बनता है, इसलिए वक्र का पठार भी कहते हैं। उसके बाद में 4th नंबर है मिश्रित सर्पाकार या एस आकार का वक्र। तो यह मानव के लिए संभव वक्र है। यह वक्र जो बनता है वो संभव वक्र है मानव के लिए। सीखने की गति असमान रहती है, यानी इसमें कभी सीखने की गति धीमी होती है, कभी तेज होती है, फिर धीमी होती है, फिर तेज होती है। तो ये इस प्रकार का वक्र बनता है। ये ऐसे आकार का या सर्पाकार या मिश्रित वक्र बोले, यह मानव के लिए संभव वक्र है। और मानव के लिए संभव नहीं है तो वो सरल वक्र है, और जो संभव है वो मिश्रित वक्र यानी सर्पाकार या ऐसाकार का वक्र है। तो ये हमारे वक्र हैं। इसके बाद में एक अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत में दिया गया है कि जो अधिगम का सिद्धांत है ये 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भाग किए गए हैं इसके। पहला है सहचर्यवाद या संबंधवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है गेस्टल्टवादी। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे सहचर्यवाद। सहचर्यवाद को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनुकरण का सिद्धांत दिया गया, दूसरा भूल व प्रयत्न का सिद्धांत दिया गया है। तो अनुकरण का सिद्धांत में हम लोग जानते हैं जैसे जो अनुकरण करके सीखते हैं तो वही अनुकरण का सिद्धांत होता है। उसके बाद में जो भूल व प्रयत्न का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसको उसमें बंद किया था। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा था। एक पिंजड़े में बंद करके इसको एक खटका लगाकर तो उसमें ऐसे करके प्रयोग किया था, बाहर खाना रख दिया था। तो ये भूल का सिद्धांत, भूल व प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत बोला जाता है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन से दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। एक है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये जो नियम है ये महत्वपूर्ण है। बाद बाकी इनकी जो थ्योरी के बारे में है नहीं ज़्यादा पूछा जाता सीटेट में। तो तत्परता का नियम में है कि जो बच्चा है या कोई भी है तो उसे सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, यानी सीखने के लिए वो तैयार होना चाहिए तभी सीखेगा। तो ये तत्परता के नियम में कहा गया है। फिर है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में कहा गया है कि जैसे जो चीज़ की अभ्यास करेंगे, यानी जो चीज़ हम अभ्यास के द्वारा सीखेंगे, जो जीवन में हमारे उपयोगी है उनको हम सीखते हैं अभ्यास के द्वारा, तो हम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं और हमेशा याद रहती है। तो ये अभ्यास का नियम है। फिर है प्रभाव का नियम। तो जिन बातों का जीवन में उपयोगिता होती है, जैसे जो चीज़ हम सीख रहे हैं अगर उसमें उसका जीवन में उपयोग हो तो ज़्यादा हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं, ये प्रभाव के नियम। फिर इन्होंने गौड़ नियम दिए हैं। ये जो इनके 3 नियम हैं ये मुख्य नियम बोले जाते हैं। अगर थॉर्नडाइक के मुख्य नियम पूछे जाएंगे तो ये वाले 3 नियम हैं, अगर गौड़ पूछे जाएंगे तो ये 5 हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो बहु अनुक्रिया के नियम में क्या होता है कि जैसे एक समस्या है उसके काफ़ी सॉल्यूशन होना, यानी जो एक समस्या है उसके काफ़ी सॉल्यूशन से उसको सॉल्व करना, एक प्रॉब्लम को कई सॉल्यूशन से सॉल्व करना, तो बहु अनुक्रिया के नियम में आता है। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। तो मानसिक स्थिति का नियम जो है तत्परता के नियम से मिलता जुलता है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो सीखने के लिए तैयार होनी चाहिए, तो ये तत्परता के नियम से है। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में इसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके सीखते हैं। जैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम है या जो कुछ भी है सीख रहे हैं उसको छोटे छोटे भागों में भाग करके सीखेंगे। फिर है सादृश्य का नियम। तो सादृश्य का नियम है कि पहले के अनुभव, जैसे हम पहले के कुछ भी जानते हैं, जैसे हम 1 2 3 जानते हैं, काउंटिंग जानते हैं, उसके बाद हम जब सम्स करना स्टार्ट करते हैं तो पहले उन काउंटिंग का यूज करते हैं सम्स में, तो पहले के अनुभव के आधार पर नया प्रयोग। फिर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण नियम। इसमें जो सॉल्यूशन हमने पहले किसी प्रॉब्लम में सॉल्व लगाया था तो वो किसी मिलती जुलती या उसी प्रकार की प्रॉब्लम में हम लगाएंगे, तो वो साहचर्यात्मक स्थानांतरण नियम है। फिर इसके बाद में है, अंत में हम लोगों ने साचारवाद और संबंध के बाद के बारे में पढ़ लिया था। अब हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है तो मैन टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब व्यवहारवाद में पेवलव आते हैं, स्किनर आते हैं और बाटसन आते हैं। तो पेवलव का अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, पेवलव का अनुक्रिया का सिद्धांत इसमें है। इनके पेवलव के अनुक्रिया के सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं। पेवलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, वो लार टपकाने वाला, इन्होंने एक वो नली लगाई थी और लार टपकाने वाला प्रयोग किया था।
फिर व्यवहारवाद में स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे पर वही खटका लगाकर इन्होंने ऐसे प्रयोग किया था। फिर इसमें व्यवहारवाद में 3 है, पेवलव, स्किनर और वाटसन। उसके बाद में गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी में सूझ द्वारा अधगम या अंतर्दृष्टि है। तो गेस्टाल्टवादी में कोहलर आते हैं, इनके जो प्रयोग को सूझ द्वारा अधगम या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था उस पर प्रयोग किया था। इन्होंने किया तो काफ़ी पर था, पर इन्होंने ज़्यादा सुल्तान पर किया था, इसलिए इनका नाम इसमें आता है। फिर है सामाजिक अधगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक हमारा ये बच गया था, इसको पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु बताए गए हैं। मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। एक बिंदु है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। यानी मूल्यांकन से क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य पता चलता है और जो अनुभव है वो उत्पन्न होता है और व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इतना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोग इसको लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमारा 2 पार्ट में जो CDP की जो मैराथन थी वो पूरी हो गई है। तो आपका पूरा रिवीजन हो गया ये CDP का। आप लोग कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें।